अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, इमरान खान ने फाइनली ऐलान कर दिया है 23 तारीख को असेंबलियां डिज़ोल्व होने जा रही हैं फाइनली। लेकिन मेरा सवाल है कि ये एक हफ्ते का वक्त क्यों दिया है? उसी वक्त असेंबलियां डिज़ोल्व कर देते। क्या इसके पीछे उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है या लॉजिकल विजडम है वो क्या है? आपने तो स्ट्रेट अवे ही यॉकर कराने की कोशिश की है कोई इधर उधर की बात ही नहीं की आपने तो। देखिए, ये पहले भी इसका जवाब मैंने दिया है, मैं फिर देता हूँ कि खान साहब इस वक्त नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। उन्हें वक्त चाहिए नेगोशिएशंस कंप्लीट करने के लिए। उनके नेगोशिएशंस 3 तरफा नेगोशिएशंस कर रहे हैं वो। एक वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कर रहे हैं, एक वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अच्छा, अब तीनों नेगोशिएशंस जो हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि किसी तरीके के साथ जल्दी इलेक्शन हो जाए। मकसद एक ही है, मगर 3 मुख्तलिफ रास्ते उन्होंने ढूंढे हैं। एक परवेज़ इलाही को कि जी आप डिज़ोल्व करें, एक धमकी है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये है कि फिर अफरा तफरी पड़ जाएगी, इकॉनमी जो है वो ख़तरे में आ जाएगी, डिरेल हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि यहाँ तो फिर अदालतों के लोग घूमे फिरेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये है कि कोई रास्ता ढूंढें, हम आ जाते हैं पार्लियामेंट, वहाँ आके बात करते हैं, मगर आप ये कंडीशनल अश्योरेंस दें मुझे कि आप जल्दी इलेक्शन करा देंगे तो मैं पार्लियामेंट में भी आ जाता हूँ। उसके लिए भी कोई रास्ता दिखाएं कि ताकि मुझे कोई शर्मिंदगी ना करनी, ये यू टर्न ना लेनी पड़े। मैं कहूँ मैं असूलन जा रहा हूँ किसी काम के लिए, फिर वहाँ बैठ के अगली बातें कर लेंगे, मगर उससे पहले आप मुझे एश्योरेंस दे दें कि अगस्त तक आप नहीं रहेंगे, 2-3 महीने पहले आप फारग हो जाएंगे। ये असद उमर साहब ने भी ये कहा है कि भाई हम कह रहे हैं मार्च, वो कहते हैं अक्टूबर, तो उससे आपने भी ये बात की, मैंने भी कही, असद उमर साहब ने खुद कहा कि ये चीज़ हो सकती है। तो बात यह है कि ये एक खान साहब का मकसद है। इसलिए पहले तो उन्होंने कोई डेट नहीं दी। पहले ये कहते रहे मैं करूँगा। पहले उस दिन कहा कि मैं आगे आके आपको डेट दूंगा कब मैंने करना है, फिर 1 हफ़्ता ले लिया, उसके बाद आके ये कहा 1 हफ़्ता आगे जाके फिर हम ये करेंगे। अच्छा, तो 1 हफ़्ता और 2 हफ़्ते हो गए ना जब से ये इन्होंने कहा था कि मैं करने जा रहा हूँ। और ऐन मुमकिन है कि उनकी ये कोशिश है कि या तो ये कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाए कहीं, ताकि वो पीछे हट जाएं और ये असेंबलीज ना डिज़ोल्व हों, या ये कि हुकूमत को मौका मिल जाए कि वो कोई ऐसी इकदाम करे ताकि असेंबलीज ना टूटें और बातचीत चलती रहे, खान साहब को पीछे ना हटना पड़े। अगर हुकूमत रोक देती है असेंबलीज को तोड़ना, तो खान साहब तो कहेंगे नहीं जी मैं तो तोड़ने जा रहा था, इन्होंने मुझे रोक लिया। ये डरते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, ये इलेक्शन से डरते हैं। तो काम दोनों हो जाएंगे, एक तो गवर्नमेंट रोक लेगी, दूसरा ये कि इन्हें तोड़नी नहीं पड़ेंगी। ठीक, तो अब तोड़नी क्यों ये तोड़ना नहीं चाहते, मैं ये भी बता दूं। वो ये कि इनके जो MPAs हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि अभी तो पैसे आए हैं बजट्स के बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, NFC अवार्ड के तहत हमारे पैसे मिल रहे हैं हमारे, तो वो जो पैसे हैं हमने खर्च करने हैं, इलेक्शन जीतनी है, हमें वो ग्रांट्स दें, जब कुछ पैसे वैसे दें। इसीलिए चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब जो हैं KP में, वो रो रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे इतने पैसे दे रहे हैं, दे नहीं रहे। इधर परवेज़ इलाही साहब जो पैसे मिले हैं वो धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, 200 अरब रुपया तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी 4 कंस्टिट्यूंसीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खर्च कर दिए। और बाकी जो MPAs हैं वो रो रहे हैं जी पैसे दें। तो ये सिलसिला चल रहा है। कोई भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहता विदाउट फर्स्ट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर इट। ग्राउंड कैसे तैयार होती है? ग्राउंड तैयार होती है, पैसे खर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि अगर 100 रुपये का एक प्रोजेक्ट है MPA को मिलता है उसके एरिया में कि आप सड़क बनाएं, ब्रिज बनाएं, स्कूल लगाएं, जो भी करना है, डिस्पेंसरी लगाएं, जो भी अस्पताल बनाएं, और सड़कें आमतौर पर सड़कें होती हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो उसमें से 20-30% जो है वो स्कीम ऑफ हो जाता है। 70 रुपये मिलते हैं कंट्रैक्टर को कि भाई आप काम करो, 30 रुपये पहले फारग हो जाते हैं। कोई 10-15 रुपये वो ले लेते हैं MPA साहब कि जी वो साढ़ा हिस्सा कितना है, मिलता तो कंट्रैक्टर को लिया, वो आगे दे देता है फिर। और फिर कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, वापडा का ऑफिशियल हो गया, सिविल वर्क्स वाले ऑफिशियल हो गए, उन्होंने भी तो जेब में डालना होता है ना, रोटी पानी तो नहीं चलता लाख रुपए पे महीने पे। तो वही सब के जो खर्चे निकाल लेते हैं तो 70% रह जाता है, उसमें से फिर 20-30% कंट्रैक्टर की प्रॉफिट होती है। तो एक्चुअली जो लगता है मटेरियल वो कोई 50 रुपए का लगता है, बाकी सब फारग हो जाता है।
तो ये सबको चाहिए वो पैसे, इसलिए रेजिस्टेंस आ रही है। और मगर क्योंकि शो करना है आपको, मुझे, दुनिया को कि मैं बड़ा सीरियस हूँ, तो अब वो साथ दोनों चीफ मिनिस्टर को साथ बैठा लिए। और अब ये भी कहते जा रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने तो समरी जो है वो पहले ही साइन कर दी है। वो कह रहे हैं कि महीना पहले कर दी थी, हमने महीना पहले कर दी थी। तो और दूसरी तरफ जो महमूद खान साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि जुमे को हम असेंबलियाँ तहलील तो वो भी तैयारी तो है, मगर होना नहीं है। इन्होंने या खुद नहीं करना, या इन्होंने मौका दे देना है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमें रोकें। तो इसलिए क्योंकि ये नहीं करना चाहते डिसॉल्व। मैंने पहले कहा है कि अगर डिसोल्यूशन हो जाती है, इलेक्शन फिर भी बहुत से रास्ते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, आज डिस्कस करते हैं कि फिर भी इलेक्शन जो है जल्दी नहीं होगी। अच्छा। और यहाँ भी रुक जाएगी इलेक्शन, उसके भी बहुत से रास्ते मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को भी पता है कि अगर रिजॉल्व भी कर देते हैं तो 3 महीने में इलेक्शन कोई नहीं होनी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको रोक लिया जाए। मगर मैं दिखाऊं दुनिया को कि कितना असूलन मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो अगर पीडीएम ही रोकने की कोशिश नहीं करती तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, मेरा ख्याल था इसको अलग डिस्कस करेंगे, मगर अब आपने पूछ ही लिया कि अभी पीडीएम वाले भी तो, वहाँ भी तो 2 राय है ना। एक है राणा सनाउल्लाह साहब, उनकी राय है कि करने दो, डिसॉल्व करने दो, इनको केयर टेकर गवर्नमेंट को आने दो, हम देख लेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट को। कम से कम इनकी तो नहीं होगी ना, मिलजुल की होगी ना, दोनों ऑपोजिशन गवर्नमेंट को बैठ के केयर टेकर बनानी पड़ेगी ना। और जो चीफ मिनिस्टर है वो दोनों अगर इत्तेफाक नहीं करेंगे, जो कि नहीं करेंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन लगाएगा। और खान साहब तो इलेक्शन कमीशन के पहले दिन से खिलाफ है, तो पहले दिन ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जानी है कि चीफ मिनिस्टर किसको लगाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगाएगी। इन दोनों ने आपस में एग्री नहीं करना, और फिर वो जो चीफ मिनिस्टर है वो आके लगाएगा अपनी कैबिनेट। तो किसी सूरत में भी वो प्रो इमरान खान नहीं होगी, न्यूट्रल हो सकती है मगर प्रो इमरान खान नहीं होगी। तो इसलिए वो भी एक मसला है इनके लिए कि अगर डिसॉल्व करते हैं, और जो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं करने दो इनको, कर संभाल लेंगे उसके बाद की सिचुएशन। इशारा आपको समझ आई गई क्या है। तो ये भी खान साहब को पता कि यार रहते उल्टा ही ना साढ़े गले पे आ जाए। और परवेज़ इलाही साहब को सबसे ज़्यादा पता है इस बात का, क्योंकि उनके जो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो रुक जाएंगे, और 200 अरब रुपया जो है फिर फ्रीज हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन नहीं करने देगी खर्च, कहेगी बस ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक गए, या आगे गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। तो ये, और डिसबर्समेंट भी पैसे की रुक जाएगी। और वो अभी तो दिन ब दिन, रातों रात काम हो रहा है, जल्दी से पैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए, PC1 फॉर्म बनाई जाए, और जल्दी से ये किया जाए, पैसे दिए जाए, ताकि एक बार या तू निकल जाए फिर देखी जाएगी, कोई गल नहीं। मगर ऐसे नहीं होता ना, रूल्स होते हैं और स्टेजेस में पैसे भी निकलते हैं, और जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आई सब रुक जाएगा। तो सारा ये जो प्लान है महमूद खान साहब का या परवेज़ इलाही साहब का कि किसी तरीके के साथ ये डेवलपमेंट फंड्स जो हैं, बजट जो है ये दे दिए जाएँ और उसके फ़ायदा उठाया जाए, वो फिर नहीं पूरा हो सकेगा। तो वो जो फ़ायदा होना था वो नहीं होगा। इसीलिए ये बैठे हुए हैं कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। परवेज़ इलाही कहता है 3 महीने के बाद करना। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। और ये जो आपने कहा कि जी अगर परवेज़ इलाही साहब और ये अगर रिजॉल्व कर देते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ एक राणा सनाउल्लाह ने अपनी टीवी शो पे कह दिया, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करे ना करके दिखाओ ना, करो ना, हम देखेंगे। दूसरी राय है पीडीएम में कि आपको जो है वो हर ऑप्शन पे गौर करना चाहिए, और जो कर भी रहे हैं। सो बेसिकली उनका भी एक ये है वो इतना नहीं कि इसको रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, कहेंगे ये कि हम इनको रोक रहे हैं, दरअसल वो गवर्नमेंट को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं कि इनको रोक देंगे। देखिए, जब जिस तरीके से वो रोकेंगे, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद अगला कदम ये होगा, जब वो रुक जाएगा तो फिर नई हुकूमत बननी पड़ेगी वहाँ। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसी में वो डिस्कस हो गया ना सारे ऑप्शंस क्या हैं। तो अब वो दूसरे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राणा साहब रहने दो, इनको करने दो, ये जाने दो, आप बुध के दिन तक चुप करके बैठ जाओ। जुमे को करना है ना, जुमेरात तक बैठो, देखो ये क्या करते हैं। जरदारी साहब ने भी कहा है वैसे कि शहबाज शरीफ को कि भाई वेट एंड वॉच कि ये भागते हैं या आखिरी वक्त पे पहुंच जाते हैं। तो वक्त तो है इनके पास। उन्होंने अपने 104 के करीब लोगों से सिग्नेचर लगा के रखे हुए हैं, वो पहले से तैयार पड़ा है रेजोल्यूशन, नो कॉन्फिडेंस का और कॉन्फिडेंस का भी, दोनों तैयार करके रखे हुए हैं कि देखेंगे कि कौन सा इस्तेमाल करना है। या तो वो नो कॉन्फिडेंस का मूव कर देंगे, जैसे ही वो नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं तो असेंबली टूट नहीं सकती, तो रुक जाएगा प्रोसेस। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे उसमें, वो जिस तरीके से वो होता है। अच्छा, जैसे ही वो होगा ख़त्म, उसमें ये हार जाएंगे
पीडीएम वाले, इनको अगर ये इकट्ठे रहे और चौधरी साहब बैठे रहे पीटीआई के साथ, तो वो ये हार जाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये नहीं ला सकेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर साहब कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। जब वो ये कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो फिर एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये तो वक्त मिलेगा ना, इस वक्त के अंदर पीडीएम चौधरी शुजात के जरिए परवेज इलाही को समझाने की कोशिश करेगी, ठीक, कि भाई तू आजा साढ़े वाल, हमारे साथ डील करो, जो कि अब जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात के साथ मिलके मामला शुरू कर दिया। तो उनको भी वक्त मिल जाएगा, ये 7, 10, 12 दिन जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा, उसके दौरान भी मुज़ाकरात चलते रहेंगे सीक्रेटली विद चौधरी परवेज इलाही। उसके बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर ये मामला आएगा कि परवेज इलाही को 190 या 181, 182 वोट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई के पास 180 हैं और पीडीएम के पास सारे मिला जुला के 180 हैं, इंडिपेंडेंस वगैरह सारे मिला के, और इनके 9-10 इनके हैं, इसलिए वो 190-91 पे पहुंच जाते हैं। अगर उस स्टेज पे अगर ये मना लेते हैं चौधरी परवेज इलाही को कि तुम्हें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, तुम तो उड़ जाओगे, क्यों कि चौधरी शुजात उसको कहते हैं कि इनके पीटीआई वालों को, पीएमएल की क्यू वालों को, कि आप छोड़ के मेरी तरफ आ जाएं, तो वो तो फिर इशू बन जाएगा कि क्या उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है या नहीं की। हाँ। तो कौन लीडर है, इशू ये बन जाएगा कि क्या चौधरी शुजात लीडर है या चौधरी परवेज इलाही लीडर है। अगर वो चौधरी शुजात की बात मानते हैं और चले जाते हैं तो परवेज इलाही चैलेंज करेगा अदालत में, अगर वो परवेज इलाही की बात मानते हैं और नहीं जाते तो चौधरी शुजात अदालत में करेंगे। और 2-3 हफ्ते मिल गए आपको, ठीक, मुज़ाकरात चल रहे हैं पीछे बिहाइंड द सीन्स। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें किसी न किसी स्टेज पे फिर अदालतों में घूमेंगे, मगर उसके दौरान क्या होगा कि ना असेंबली डिज़ोल्व होगी, ना हुकूमत तब्दील होगी फौरी तौर पर, और ये घूमे फिरेंगे, ठीक, मगर जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब के अंदर वो रुक जाएगी, फारग हो जाएगी। वो जो सारे आप लोग इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होनी है। और तो मैं ये तो इसलिए ये जाना कहीं नहीं है। ये मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब अगर गवर्नर मांगते हैं इनसे कि जी आप बताएं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और चौधरी परवेज इलाही फैसला करते हैं कि जी मैंने उनकी तरफ जाना है, तो ठीक है। और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब भी हो जाता है तो फिर चौधरी शुजात वाला ऑप्शन है कि वो मेरे पास आएँ, मैंने हुक्म दिया है। तो ये चौधरी शुजात ने वैसे भी कहा है कि परवेज इलाही अगर फैसला करते हैं तो फिर 4 से 5 माह निकाल सकते हैं। और फिर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं है, ये सियासी जमातों का मसला है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि ये लेन देन तो होती रहेगी। मसला ये है कि क्या परवेज इलाही इस वक्त ये ऐसी सिचुएशन में है, क्या वो इमरान खान को ट्रस्ट कर सकते हैं आगे जाते हुए कि उनके नहीं कर सकते, और उस तरफ क्या वो नवाज शरीफ को ट्रस्ट कर सकते हैं, ये क्योंकि या इधर के या उधर के अकेले तो रह नहीं सकते वो। तो वहाँ नवाज शरीफ ने फैसला करना है, यहाँ इमरान खान ने फैसला करना है। परवेज इलाही साहब बड़ी मुश्किल से पिछली दफ़ा नवाज शरीफ साहब को मनाया गया था जरदारी साहब ने कि परवेज इलाही साहब को 5 महीने 6 महीने के लिए रहने दें, फिर उसके बाद जब इलेक्शन होगी तो देखा जाएगा, और सीट एडजस्टमेंट्स भी कर लेते हैं। वो 25 सीट मांग रहे थे, इन्होंने कहा 12-15 ले लें आप। बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मान गए। आखिरी वक्त पे सबको पता ही है, अब तो कहानी बाहर आ गई, किसने फ़ोन किया और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और परवेज इलाही साहब यू टर्न लेके इमरान खान के पास पहुँच गए। तो वो एक दफ़ा तो बिट्रेल होगी ना, मिठाइयाँ खा के, दुआएँ मांग के, एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल के, और फिर मुकर गए परवेज इलाही साहब। अब परवेज इलाही साहब के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए उनको वापस लेना बड़ा मुश्किल है। मगर परवेज इलाही साहब को एक और बात का भी तो पता है ना कि इमरान खान साहब के साथ जो मसले चल रहे हैं, 2-3 मसले चल रहे हैं ना। ये एक मसला तो ये चल रहा है कि हम एक सीटें कितनी देंगे आप। परवेज इलाही साहब वही 25 सीटें मांग रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि पहले वो फैसला हो फिर असेंबली डिज़ोल्व करेंगे। ये उनका बयान आ चुका है कि पहले वो मेरे साथ फैसला कर लो कौन सी मुझे देनी है, कितने नंबर देने हैं, वो हो जाए तो फिर मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ। और अगर आप वो कहते हैं नहीं तो फिर मैं तो भी बैठ रहा हूँ, जिस पर अभी कमेटी भी तश्कील दे दी है। अब वो पहले कमेटी वाली बात आपने कर दी। परवेज इलाही साहब ने ये तजवीज़ दी थी कि एक कमेटी बना दें जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली हों सब्तैन खान साहब, और 2 साहब और हों, परवेज़ खटक और असद उमर। परवेज़ खटक और असद उमर।
एक मेंबर वैसे जो अभी कमेटी बनाई है तो एक उसमें ऐड कर लिया है परवेज़ खटक साहब। अच्छा, अब खान साहब ने वो बात नहीं मानी। खान साहब ने एक नई कमेटी बना दी आज, जिसके अंदर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को और फवाद चौधरी साहब को डाल दिया है और उधर परवेज़ खटक साहब को रहने दिया। तो अब और कोई चारा नहीं है परवेज़ इलाही के पास, चले एक्सेप्ट करेगा। अब इनके साथ दरमियान में मुज़ाकरात होंगे, मगर जो बयान आने शुरू हो गए पीटीआई की तरफ से, उनके लोग जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं जी ये हमने तो बड़े तकड़े नेगोशिएशन करनी है, हमने तो पहली बात है 25 सीटें तो हमने देनी भी नहीं कोई, और कोल 10 है ना 10-12 ही ले लो। दूसरी चीज़ ये कि हमने तो वो सीटें देनी है जहाँ नून लीग के तगड़े लोग हैं, हमने वो सीटें नहीं देनी जो कि वैसे ही हम समझते हैं हम जीत सकते हैं। तो इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े होंगे। फिर ये भी लड़ाई झगड़े होंगे कि आपने अभी तक सारे पैसे जो हैं वो अपने अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर सारे लोगों को क्यों नहीं दे रहे, जितने आपने अपने 4 हलकों में किए हमारे यहाँ क्यों नहीं दे रहे। तो ये बात भी चलेगी, ये भी इतनी आसानी से हल नहीं होगी, तो इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े चलेंगे। और अभी दिन कितने रह गए, 4 दिन तो रह गए। 4 दिन के अंदर आपका ख्याल है ये तय हो जाएगा? नहीं होगा। मेरा ख्याल है सारे यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ ये डिले हो जाए, ताकि हम ये मामले जो है इतनी आसानी के साथ कर नहीं सकते। दूसरी बात, परवेज़ इलाही साहब 25 क्यों मांग रहे हैं? 25 इसलिए मांग रहे हैं, उनका ख्याल है जो भी आएगा फिर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस होगा। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, 25 मेरे पास होंगी, 24 मेरे पास होंगी, 20 मेरे पास होंगी, 10 के साथ मैंने खींच लिया है तो 20 होंगी तो और खींच लूँगा, तो या उनके साथ या इनके साथ जो भी मुझे डील करनी पड़ी। तो डटे हुए हैं इसके ऊपर। मगर एक बात जो है वो तो बड़ी क्लियर है कि खान साहब जब पहले भी परवेज़ इलाही इनके साथ थे, 4 साल उनके साथ रहे ना, और परवेज़ इलाही को तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उन्होंने बुज़दार को हिलाया नहीं, उन्होंने अलीम खान को नहीं बनाया, उन्होंने किसी और को नहीं बनाया, उन्होंने परवेज़ इलाही की तो बाद की बात है। और आपको पता ही है परवेज़ इलाही साहब कितने नाराज़ रहे, अभी तक रोते हैं कि कितने अरसे से वादा किया हुआ था कि मुनीस इलाही को फेडरल गवर्नमेंट में कैबिनेट में लेंगे, और इमरान खान ने बिल्कुल नहीं लिया, उनको लारी लपा। और मैं जानता हूँ कितनी दुखी थे परवेज़ इलाही साहब, गुस्से में थे कि देखो साढ़े नल की किया है, मगर मजबूरी थी कि जा नहीं सकते थे। लेकिन 4 साल खान साहब को आजमाने के बाद भी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इस वक्त कन्फ्यूज़ क्यों हैं? फिर कन्फ्यूज़ इसलिए हैं कि उनको अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। नवाज शरीफ उनको तैयार नहीं लेने के लिए। इमरान के बारे में उन्हें पता है कि जिस दिन इमरान वापस पावर में आया परवेज़ इलाही गया, क्योंकि परवेज़ इलाही के बारे में भी तो इमरान खान साहब का वही सोच है ना जो कि उनकी शरीफों के बारे में है, या जरदारी के बारे में, या भुट्टो के बारे में। परवेज़ इलाही भी करप्ट है, परवेज़ इलाही भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलाना ढिंगड़ा, वो तो उनको पता है इस बात का। क्या परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही में भी कुछ जो है वो तनाव सा है? वो है ना कि परवेज़ इलाही जो है वो उसकी ट्रेडिशनल सियासत रही है, मुनीस इलाही समझता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है इमरान खान के साथ जाके बैठा जाए। परवेज़ इलाही कहता है अगर जाके बैठ जाओगे तो हज़म हो जाओगे, तुम कुछ भी नहीं रहोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही एक रास्ता है कि हम अपनी अलग हैसियत, बड़ी मुश्किल से इन्होंने 10 लोग इकट्ठे करके रखे हुए, इनको तकड़ा करें, इसको छोड़े ना। और मुनीस कहता है कि नहीं, इमरान के साथ ही अपना फ्यूचर जो है इसी के साथ अपनी गुड्डी चढ़ाए। अब परवेज़ को ये पता है इस बात का कि जिस बंदे ने उनकी इज़्ज़त नहीं की 4 साल, और अब भी सामने साथ बैठा के जनरल बाजवा की धज्जियाँ उड़ा रहा है, जबकि परवेज़ इलाही की शक्ल देखने वाली है, और फिर बाद में जाके वो फट पड़े हैं। तो ये सिचुएशन है परवेज़ इलाही के लिए, ना वो इधर के है ना वो उधर के है, इसलिए उनके लिए मुश्किल हो रहा है फैसला करना। ठीक, ये मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो एक तरफ परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि भाई महीना पहले मैं दे चुका हूँ समरी पे दस्तखत करके, दूसरी तरफ जो है वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात करने पर जो है वो खान साहब को और पीटीआई को जो है वो तंबीह की जा रही है। इसमें क्या जो है वो लॉजिकल विजडम है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेठी साहब, एक तरफ तो जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो महीना पहले समरी साइन करके दे चुके हैं, दूसरी तरफ जो है वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोलने पर खासे बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहसान फरामोश ना बने, उनके बड़े एहसान हैं हम पर, हमारे ऊपर भी और तहरीक इंसाफ पर भी, वो हमारे मोहसिन हैं। तो किसी ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो मैं बोलूँगा और फिर मेरी पार्टी बोलेगी। क्या मैसेज है इसमें? देखिए, हुआ ये है कि जब परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए थे वहाँ, तो नज़र आ रहा था कि बड़े मायूस हैं, खान साहब लगे हुए थे बाजवा साहब के ख़िलाफ़। तो उसके बाद मेरा ख्याल है, आपको पता है परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद भागे, फिर किसी को मिल के आए जी, और आके फिर उन्होंने एक चैनल को कहा कि आओ मेरी इंटरव्यू करो। फिर वो गए इंटरव्यू करने के लिए, तो बुला के इंटरव्यू दी जिसके ये बयान दिया गया।
उसका ये मतलब है कि किसी के ऑर्डर्स के ऊपर या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर या एडवाइस के ऊपर या अपनी सोच के कि मैं कुछ करूं, तो उन्होंने ये बयान दिया। ये बयान जो है ये दो तरफ इसकी रुख थी। एक इसकी रुख उस तरफ थी जो लोग समझते हैं कि बाजवा साहब को क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए। मैं कब से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है, नई इस्टेब्लिशमेंट का, नई लीडरशिप ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट का, कि जो हो गया ठीक है, मगर अब हमारे चीफ़ को आप मत क्रिटिसाइज़ करें। ये मैंने पहले भी कहा था कि उनकी तरफ से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया सबको कि आप जनरल बाजवा की तनकीद करनी बंद करें, बिकॉज ये ज़ाती तौर पे नहीं हो रही, ये हमारे ऊपर एक दाग और लग रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ दें। हमारे अंदर भी कुछ इश्यूज़ थे मगर वो हमने छोड़ दिए हैं। तो एक तो ये परवेज़ इलाही को ये कहा गया है कि देखो तुम तो लावारिस हो, हम ही हैं जो हैं, तो अगर हमारे साथ रहना है तुमने तो फिर ये क्या हो रहा है, तो इसको तो रोको, इसको कहो बस करें आप, और अगर ये नहीं करता तो कम से कम अपनी पोजीशन को वाजे करो। तो परवेज़ इलाही साहब ने फिर अपनी पोजीशन वाजे की है, क्योंकि ये पैगाम इमरान खान के लिए भी है और उनके लिए भी है। उनके लिए ये है कि जी मैंने कर दी अपनी पोजीशन वाजे, खुश हो, मैं तो कहता तो खान ने भी किया कि यार बाज आ जा, मेरे तो बड़ा प्रेशर है। मुनिस इलाही ने जाके, हम परवेज़ इलाही ने कुछ नहीं कहा, मुनिस इलाही गया है खान साहब के पास और जाके अलग बैठा और कहा जी उन्होंने बुलावा, वो चले गए सन, बुलाया आ गया सी, की करते पे हो। तो इस वास्ते उन्होंने मजबूरी है कि उन्होंने कहना पिया और इसलिए आप उनको माफ़ कर दें। तो फिर खान साहब ने ये सोचा कि हाँ ठीक है, कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो फिर खान साहब का ये बयान आया कि हम दो अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनके अच्छे तल्लुकात होंगे जनरल बाजवा के साथ, मेरे अच्छे नहीं थे, मेरे साथ हाथ हो गया, उनके साथ नहीं हुआ था। वो तो खुद कहते हैं बाजवा साहब ने उनको बचाया, तो उनका हक बनता है उनको तारीफ़ करने का, और मेरे साथ हाथ हो गया तो वो अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ, ये कह के तो मिट्टी पात दी उन्होंने। तो परवेज़ इलाही भी बच गया और खान साहब भी मतलब एक नाराज़गी का इजहार नहीं कर सकते हम, कभी उनकी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, मेरा अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है, उनके साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, तो इसलिए इस बात कर दिया। इसका ये मतलब है कि परवेज़ इलाही साहब अब आगे से खान साहब के साथ नहीं बैठेंगे वहाँ जहाँ खान साहब ने जनरल बाजवा की बुराई करनी, मगर जनरल बाजवा की बुराई इमरान खान करते रहेंगे, उन्हें कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। इस पे अभी उनकी सियासत बेस करती है, उसकी सियासत बेस्ड है, एग्जैक्टली, वेल डन। इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो लगे रहेंगे इस बात। अच्छा सेठी साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि परवेज़ इलाही साहब ने ये तो जनरल बाजवा की तो ऑब्वियसली उन्होंने साइड लिया, उन्होंने कहा वो हमारे मोहसिन है, लेकिन जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ थे, ये क्या वजह? मतलब हाँ वो इसलिए बिकॉज आई थिंक जनरल बाजवा फिर भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, मगर जनरल फैज़ जो थे वो उनका कोई और मौक़िफ़ था, इसलिए बुज़दार भी बैठा रहा, बिकॉज जनरल फैज़ जो थे वो इमरान खान की जो बात थी वो मानते थे और उसको सपोर्ट करते थे, और तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि परवेज़ इलाही साहब को ज़्यादा घास नहीं डाला जनरल फैज़ ने, उनकी मदद नहीं की। जब भी ये मुनिस इलाही का मसला भी आया या किसी और चीज़ का मसला आया तो उन्होंने, मगर याद रहे क्योंकि जो रास्ता होता है ना चीफ़ की तरफ जाने का, वो ISI की तरफ से होता है। पहले आप लोकल स्टेशन कमांडर को समझाते हैं, वो रिपोर्टें भेजता है ऊपर, उसकी रिपोर्ट जाती है DGC को। DGC इज़ डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म, नाम उसका काउंटर टेररिज्म है, बट एक्चुअली वो जो काम होता है वो पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो DGC के ताफ रिपोर्टिंग होती है। तो इनकी जो पहले भी मुलाकातें होती रही हैं वो DGC के साथ ही होती रही हैं। उस वक़्त के DGC वो थे जनरल फैज़, फिर जनरल फैज़ DG ISI बन गए, और जब वो DG ISI बन गए तो जनरल बाजवा ने यहाँ जो लाहौर के अंदर स्टेशन कमांडर थे जो कि जनरल फैज़ ने लगाए हुए थे, उन्होंने जनरल बाजवा ने उसको तब्दील करके किसी और स्टेशन कमांडर को लगा दिया जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे थे टू जनरल बाजवा। सही। तो ये भी अंदर चलता रहा है कि सारा कंट्रोल DGC या DG ISI के पास ना हो, GHQ में भी कुछ कंट्रोल हो ग्राउंड ऑपरेटिव्स का। तो ये अंदर की बातें हैं अब, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब बेसिकली उनका जो रब्ता रहा है वो जनरल बाजवा से है। ठीक। अच्छा, जो परवेज़ इलाही हैं वो ऑब्वियसली उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हमने देखा, और वो देना नहीं चाह रहे इस्तीफ़ा, असेंबलियाँ तहलील नहीं करना चाह रहे, वो इमरान खान के मौक़िफ़ से जो है वो अग्री नहीं करते, वो चाहते हैं कि मार्च तक एटलीस्ट डिले हो जाए, और ये भी हमने डिस्कस भी किया। अगर एक और ऑप्शन कि अगर जो परवेज़ इलाही हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? क्या तब जो है तब क्या क्राइसिस होगा, क्या सूरत हाल होगी, और क्या तब असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो सकेंगी? देखिए ये ऑप्शन भी मेरा ख्याल है लोग सोच रहे होंगे, मगर
इस ऑप्शन का मतलब क्या है? एक तरफ परवेज़ इलाही साहब ने समरी साइन कर दी डिसोल्यूशन की, और वो खान साहब लेके फिर रहे हैं, जैसे वो लेके फिरते थे अमेरिका वाला खत, वो लेके फिर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, साथ साथ दुआएं मांग रहे हैं कि रोक लो रोक लो रोक लो, नहीं तो मुझे देना पड़ जाएगा। अच्छा, तो अगर वो स्टेज आती है कि वो रुकता भी नहीं है और वो पीडीएम वाले भी नहीं रोकते, वो राना साहब सनाउल्लाह की बात मान लेते हैं, करन दो इन्होंने, देख लवांगे इन्होंने तो, और हम इसको मौका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट चेंज कर देंगे या अपने केयर टेकर्स ले आएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर परवेज़ इलाही साहब किसी स्टेज पे भी ही कैन, अगर कोई मुकबका हो जाता है किसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, हाँ। तो वो फिर रिज़ाइन कर देते हैं, से ही रिज़ाइंस फ्रॉम द असेंबली कि जी मैं बीमार, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो वो जो उनका साइन डॉक्यूमेंट है डिसोल्यूशन का, वो नल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है ही नहीं जिसने साइन किया है। तो वो होगा कि मैं पहले किया था मगर अब मैं नहीं हूँ, तो फारग हो गए। फिर क्या होगा? फिर डिसोल्यूशन नहीं हो सकती। फिर ये होगा कि हाउस को एक नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट ये है कि लो जी स्पीकर फिर एक असेंबली सेशन लाएगा कि जी एक नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करें, बिकॉज ये लीडर ऑफ द हाउस रिज़ाइन कर गया। ठीक, फिर उसके अंदर फिर दोनों पार्टीज़ जो हैं अपना अपना कैंडिडेट पुट अप करेंगी और वोटिंग होगी फॉर द न्यू लीडर ऑफ द हाउस। तो ये उसी किस्म की चीज़ है कि अगर यहाँ से लोग उधर चले जाएँ तो फिर ये वही बात वहीं आ जाएगी जो कि गवर्नेंस रूल में आती है कि उससे पहले गवर्नर ये कहता है कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अगर परवेज़ इलाही खुद रिज़ाइन कर देते हैं और उनके बाकी लोग वहाँ बैठे रहते हैं, तो फिर ये होगा कि एक नया वोट लेना पड़ेगा। तो फिर वो जो सारे लोग हैं वो जहाँ चाहें चले जाएँ, वो पीडीएम के साथ चले जाएँ, और परवेज़ इलाही साहब जो है वो खुद पीडीएम में चले जाएँ या वो बाहर बैठे रहें और कोई फैसला हो जाए कि क्यू लीग को कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा, किसके साथ मियाँ नवाज शरीफ कंफर्टेबल हैं या नहीं कंफर्टेबल, या क्या रोल होगा। तो फिर एक नया ड्रामा ऑप्शन जो है, एक नया ऑप्शन खड़ा हो जाएगा। मगर ये नहीं करेंगे जब तक वो ऑप्शन पहले आपस में बैठ के पीडीएम के साथ तय नहीं हो जाएगा। फिर ये रास्ता ढूंढेंगे क्या बेस्ट रास्ता है एक नई गवर्नमेंट चेंज करने का। क्या फ्लोर क्रॉसिंग हो, हम छोड़ छूड़ के सारे आपके पास आ जाएं, या मैं रिज़ाइन कर देता हूँ और आप नई हुकूमत बना लें, मेरे लोग आपके साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस के अंदर अगले 7 दिन के अंदर सारी डिस्कस हो रही हैं, और इनमें से एक ऑप्शन लिया जाएगा और पहले देखा जाएगा कि खान साहब किस हद तक जाने के लिए तैयार है। ठीक, इस वक्त एक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक से वापस आकर जो है वो हम बात करेंगे कि कौमी असेंबलियों में इस्तीफ़ों की बात हो रही है और स्पीकर के सामने इकट्ठे पेश होने का जो है वो कहा गया है, जिस पर स्पीकर ने कहा है कि मैं तो नहीं मानूंगा, एक एक करके आप आएँ। इस पर मैं बात करना चाहूँगी, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, क्या गेम हो रही है? एक तरफ तो जो है वो पंजाब असेंबली से निकलने का कहा जा रहा है, असेंबलियां तहलील करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ असेंबली में वापस जा रहे हैं। आपने कहा था कि असेंबली में वापस जाएंगे, लेकिन अब तो वो इस्तीफे देने के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्पीकर के सामने हम पेश होंगे और हम इकट्ठे जाकर जो है वो उनसे इस्तीफा अपना मंजूर करवाएंगे, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया। जी हाँ, देखिए अभी इन्होंने एक फ़ैसला किया है कि शाह महमूद कुरैशी को पार्लियामानी लीडर बनाना है, क्योंकि राजा साहब जो हैं, राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं वहाँ, पीटीआई से उनका ताल्लुक था, वो अब वो नहीं। तो अब इसका ये मतलब है खान साहब का कोई अपना इरादा नहीं है वहाँ जाने का, इनको भेजेंगे और खान साहब इनको कह रहे हैं वहाँ जाएं, इकट्ठे खड़े होकर के हम रिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर साहब ने पहले कह दिया कि एक एक करके मैं सुनूंगा, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्यों जा रहे हैं वहाँ? ये क्या करने जा रहे हैं? ये वहाँ ड्रामा करेंगे, ये सारे जाएंगे कहें हम रिज़ाइन करते हैं, स्पीकर कहेगा नो, तो ये वापस आ जाएंगे। तो वो सिचुएशन तो वही रहेगी ना जो अभी है, पहले भी यही करके आए हैं ना, तो बात तब्दील तो नहीं होगी। तो जाने का फ़ायदा क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक रास्ता ढूंढा जा रहा है कि किसी तरीके के साथ पार्लियामेंट में वापस जाया जाए, और ये एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है कि हम जा रहे हैं वहाँ रिज़ाइन करने। जब ये वहाँ जाएंगे ना तो ये पहले कुछ तय हो गया होगा, प्रेजिडेंट अलवी के साथ कुछ तय हो गया होगा, और जी तुसी आओ तो सी ना, इत्थे आके बैठो तो सी, फिर गल करांगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इनका असेंबली में होना, नेशनल असेंबली में होना, जब नेशनल असेंबली डिज़ोल्व होती है और नए इलेक्शंस कॉल होते हैं, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी होती है। अगर अभी खान साहब के लोग असेंबली में नहीं होंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे। वो तो बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसी कि आप समझ रहे हैं, हाँ, वन साइडेड। तो ये तो खान साहब नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो फिर ये नहीं कह सकेंगे ना मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
तो इनको तो वहाँ बैठना पड़ेगा टू मेक द केयर टेकर गवर्नमेंट एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। उसके लिए जाना पड़ेगा। वो जाएंगे तो बड़ी बिस्त होती है, हम तो छोड़ के आए हुए हैं। तो इसलिए अब पहला कदम ये है कि वहाँ पहुँचें, वहाँ हम ये कहें, शोर डालें, और अब फिर हम ये फैसला करेंगे हमने यहाँ बैठ के शोर डालना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और फिर हम ये भी कहेंगे कि जी राजा को निकालें, हम जो हैं ऑपोजिशन के, हमें फिर अगर हमने यहाँ बैठना ही है तो हमें ऑपोजिशन बनाई जाए, और एक एक करके, जब तक ये एक एक करके रेजिग्नेशन नहीं होते, हमें ऑपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। तो ये वहाँ इशू ये खड़ा कर देंगे, निकाले सबको, नहीं तो फिर हमें ऑपोजिशन बनाए, और वो एक एक करके बुलाते जाए अगले 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन। तो ये गेम है। दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं वहाँ जाने के लिए, और ये रास्ता है। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, सीटीडी पर मैं कुछ बात करना चाह रही थी कि ये सीटीडी के मसले क्या हैं, क्योंकि केपीके में हम देख रहे हैं कि ये बन्नू में इस वक्त जो पुलिस एहलकार हैं उनको यरगमाल बनाया हुआ है सीटीडी के थाने में, और इस वक्त जो ऑपरेशन के लिए जो फोर्सेस वगैरह हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये क्या सूरत हाल बन रही है, क्या गेम क्या हो रही है, क्या ये हो रहा है? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि सीटीडी का जो मसला है ना, ये कल बैठ के बात करेंगे, लंबी बात है। मसला क्या है जी, कमज़ोर क्यों सीटीडी इतनी कमज़ोर क्यों है वहाँ, जो SOPs बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हर प्रोविंस की अपनी होती है, जो कि राब्ते में रहती है सारी एजेंसियों के साथ, IB के साथ, स्पेशल ब्रांच के साथ, अपने भी उनके लोग होते हैं, नेक्टा के साथ भी होते हैं, फिर ISI के साथ भी होते हैं, MI के साथ भी होते हैं, IB के साथ भी होते हैं। तो ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, इनके अपने डिफाइंड SOPs हैं। मगर KP की जो CTD है बड़ी कमज़ोर है, वो कल डिस्कस करेंगे वहाँ क्या मामले डिटेल में कल डिस्कस। आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं कुछ पेशन गोई कर दूँ। ये बिल्कुल इस किस्म की चीज़ होने वाली थी। आपने देखा कि तालिबान की तरफ से कितने अटैक्स आ रहे हैं। बन्नू में ये पहली दफ़ा, बन्नू में भी अटैक हुए हैं, उससे पहले और जगह पे हुए हैं, उधर DG खान में हो रहे हैं, DI खान में, जेल भी ब्रेक हुई है, जेल ब्रेक भी, बड़ा कुछ हुआ है वहाँ। वहाँ की बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है। ये चीफ मिनिस्टर साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ये सियासत कर रही है, वहाँ टेररिज्म इस चीज़ों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रही, और डरते भी हैं और करते भी कुछ नहीं। तो ये जो आज जो कल परसों जो वाक़या हुआ है, जिसकी अभी तक हल नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं कि होगा क्या। होगा ये कि इनको फेडरल गवर्नमेंट से ट्रूप्स मंगवाने पड़ेंगे, SSG कमांडोज मंगवाने पड़ेंगे, या स्पेशल यूनिट्स हैं इस किस्म के मौके के लिए बनाए हुए हैं। फ़ौज के अंदर यूनिट्स हैं, हाईजैकिंग हो जाए या हॉस्टेज टेकिंग हो जाए, उसके लिए पूरी फोर्स बनी हुई। वो फोर्स तैयार होती है, मगर हर सिचुएशन फ़र्क होती है। तो ये अब जो सिचुएशन है ये वहाँ पहुँच गए हैं, इन्होंने पूरी तज्जिया कर लिया है वहाँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। उतनी देर में ये नेगोशिएशन कर रहे हैं उनके साथ कि जी सरेंडर कर दें, मगर वो सरेंडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो उनके डिमांड्स हैं वो नहीं मानेंगे। और ये आखिर में अगर ये सरेंडर कर जाते हैं तो ये वो उनके जो डिमांड्स हैं ये कभी नहीं मान सकते। तो क्योंकि एक तरफ वो कहेंगे अफगानिस्तान भेजें, वो नहीं भेज सकते, कभी नहीं करेंगे ये। नंबर 1, नंबर 2, अगर वो कहेंगे कि जी हमारे के ऊपर केस को हमें जाने दें अपने देहातों में, वो भी नहीं करने देंगे। तो इनमें से तो कुछ तो टेररिस्ट थे, कुछ क्रिमिनल्स थे, वो भी अब एक ही खाते में आ गए। तो इसलिए ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन बिल्कुल उसके लिए तैयारी हो रही है। और अफसोस मुझे इस बात का कि ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया कि हम रात को ऑपरेशन करेंगे। आम तौर पे इस किस्म की सिचुएशन में कभी अनाउंस नहीं किया जाता कि हम ऑपरेशन किस वक्त करेंगे। ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, फिर इंतज़ार किया जाता है, जैसे वक्त आता है जो सूटेबल टाइम होता है तो उस वक्त ऑपरेशन किया जाता है। अब इन्होंने जो अनाउंस कर दिया है ये इस SOP के ख़िलाफ़ है, ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सरप्राइज़ अटैक होती है। अगर आप कह देते हैं कि जी रात को 12 बजे के बाद होगा, तो उस तो पहले सौ जाते ने, उठ के फिर आगे बैठ जाते हैं कि जी अच्छी जी होना चाहिए, ऑपरेशन होने लगा तो हम बैठ जाए। ऐसे नहीं होता। मगर इन्होंने इसलिए शायद किया है उनको मौका मिल जाए सरेंडर करने का। मगर किस टाइम पे करेंगे, कैसे करेंगे, कितने लोगों के साथ करेंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल नहीं पता, ना ही बताएंगे ये। मगर मेरा ये ख्याल है कि वो इनकी बात नहीं मानेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे, और ये ऑपरेशन होगा। और आई वुड बी वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी होगी कि अगर वो कोई ऐसी कोई नेगोशिएशन हो जाती है जिसके साथ उनको फेयर ट्रायल मिल जाती है, और जो भी उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, मगर कोई ऐसी कंसेशन नहीं दी जाती जिसके साथ TTP और मजबूत हो जाती है, और उन्हें दिलेरी हो जाती है कि हर दफ़ा हम ये काम करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो किसी सूरत में भी उनका फ़ायदा नहीं होना चाहिए, अलबत्ता ये है कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।